Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु हिंदी का पेपर नंबर 7 लेकर आया हूं। पूरे ही 30 प्रश्न करेंगे। जिनके भी भाषा 1 व 2 में हिंदी आपने चूज़ कर रखी है उनके लिए है ये टेस्ट। इसके पहले मैंने संस्कृत की शिक्षण विधियों के 251 प्रश्नों वाली जो सीरीज है उसका वीडियो डाला है, जिसमें भाग फर्स्ट के अंतर्गत आपको संस्कृत शिक्षण विधियों के 51 प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लगातार जुड़कर रहिए क्योंकि लास्ट टाइम है। लास्ट टाइम में अगर थोड़ी भी आप लापरवाही करते हो तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है आपके। क्या पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 1 में? छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतर क्या होगा? विकल्प को देखिएगा। पहला विकल्प है छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, या छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए। तो बताइए, ऊपर जो वाक्य दिया हुआ है और नीचे जो ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से कौन से विकल्प में ऊपर के वाक्य का मिश्र वाक्य बना हुआ है? सही विकल्प का चयन करना है साथियों। प्रश्न संख्या 1 में कौन सा रहेगा? तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर कौन सा है। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। जिन और वे, इन 2 शब्दों से वाक्य जुड़ रहा है साथियों। बाकी ये और से जुड़ रहे हैं तो ये संयुक्त वाक्य है। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए, इसमें कोई जोड़ ही नहीं रहा है, अलग अलग वाक्य भी नहीं है, इसलिए ये सरल वाक्य का परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए, छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए। तो यहाँ पर ये जो दोनों है ये दोनों ही मिश्र नहीं है साथियों। मिश्र वाक्य ओनली यहाँ पर कौन सा है? थर्ड विकल्प ही मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर दूसरा क्वेश्चन आपके देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है? किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तुम कहाँ तक जा रहे हो? मैं भी साथ चलूंगा। वह तो नहीं चलेगा। वह पढ़ाई कर रहा है। तो बताइए वो विकल्प जो निपात का प्रयोग जिस विकल्प में नहीं हुआ है वो कौन सा है? तो साथियों प्रश्न संख्या 2 में राइट आंसर है आपके वह पढ़ाई कर रहा है, चौथा विकल्प। इसमें कोई भी निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। निपात का मतलब होता है जब हम किसी बात को कहने के लिए जोर देते हैं, जोर डालते हैं उस चीज पर, तो वो होता है निपात। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, एक तो ये वाक्य हो जाता है, और तुम कहाँ तक जा रहे हो, तो ये जो तक है मतलब अव्यय ही निपात का रूप होते हैं साथियों। मैं साथ चलूंगा, ठीक है, मैं भी साथ चलूंगा, ये भी शब्द जोर दे रहा है। वह नहीं चलेगा, ठीक है, वह तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर गोले बनाए थे ये सभी निपात के उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह और उप विराम चिन्ह। तो बताइए प्रश्न संख्या 3 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? आपको कोई कठिन शब्द स्पष्ट करना है तो साथियों उसके लिए हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? कोष्टक चिन्ह का। थर्ड विकल्प आपके सही है साथियों प्रश्न संख्या 3 में, क्योंकि कोष्टक चिन्ह में क्या होता है, हम किसी भी शब्द में जैसे यहाँ स्पष्ट ये इस प्रकार से कोष्टक लगा दिया तो मतलब ये विशेष शब्द है, यहाँ हम इसको कठिन शब्द मान के चलते हैं। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है? थर्ड विकल्प बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 3 में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 पर। चौथा क्वेश्चन, चिकना गड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ है ठीक ढंग से काम न करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, सुनी हुई बातों को मानना और अत्यंत बेशर्म होना। तो साथियों चिकना घड़ा होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 4 में सही विकल्प देखते हैं। सही विकल्प को साथियों चौथा क्वेश्चन है और चौथा ही विकल्प सही है। चिकना गड़ा होना मतलब होता है अत्यंत बेशर्म होना। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं कि जैसे तुम तो बिल्कुल चिकना गड़ा हो गए हो, किसी की बातों का कोई असर तुम पे होता ही नहीं, मतलब अत्यंत बेशर्म होना। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 5 पर। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा मुहावरा सही नहीं है? सही नहीं है दिमाग का दही करना,
गड़े मुर्दे उखाड़ना, अक्ल का पत्थर पड़ना और आंखों में गड़ना। तो बताइए इनमें से कौन सा मुहावरा सही नहीं है प्रश्न संख्या 5 में। राइट आंसर अच्छे से देख करके बताना है। इसके पहले जो संस्कृत का वीडियो डाला था उसमें 251 टेस्ट की जो सीरीज है साथियों, 51 प्रश्न भाग 1 में है, उसमें प्रश्न संख्या जो 22 था कि उदाहरण से नियम की ओर, तो साथियों वहां पर सामान्य से विशिष्ट की ओर, इस प्रकार से था शायद वो प्रश्न। तो वहां मैंने आगमन बता दिया था शायद आपको, तो उसमें मैंने संशोधन कर दिया है। कॉमन सा प्रश्न था, थोड़ा ध्यान इधर उधर हो गया होगा मेरा, और वहां मैंने आगमन बता दिया था। निगमन वहां पर सही है प्रश्न संख्या 22 में साथियों, नीचे कमेंट भी मैंने कर रखा है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो रहेगा अक्ल का पत्थर पड़ना। अक्ल का पत्थर पड़ना नहीं होता है, अक्ल पर पत्थर पड़ना होता है। अक्ल का पत्थर कभी पड़ता है क्या साथियों? नहीं पड़ता है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 5 में सही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 6 देख लीजिए। रंच मात्र भी अभिमान न था, ये एक वाक्य है, का सही अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? अधिक अभिमान न था, कम अभिमान न था, जरा सा भी अभिमान न था, बहुत अभिमान न था। बताइए प्रश्न संख्या 6 में कौन सा विकल्प सही है? कि भाई ऊपर एक वाक्य दे दिया, रंच मात्र भी अभिमान न था, इसका आपको सही विकल्प देखना है। तो साथियों रंच मात्र भी अभिमान न था, इसका मतलब था रंच मात्र मतलब थोड़ा सा भी, जरा सा भी उसे अभिमान न था। थर्ड विकल्प प्रश्न संख्या 6 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 पर। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। समय यूं मान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है, इस टाइम पे ही जो तैयारी करने वाला है वो सिलेक्शन निकालेगा। कौन कितने दिन से तैयारी कर रहा था, कैसे तैयारी करता था, ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लास्ट टाइम में जो यूं मानो ये 50 दिन आपके पास जो बच रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। तो देखो 7वां क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? भारतीय, शीघ्रता, विशाल और प्रचलित। बताइए उस शब्द को जिसमें आपको लगता है कि भाई इसमें उपसर्ग भी लगा हुआ है और प्रत्यय भी लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 7 में सही विकल्प का चुनाव करो साथियों। तो 7वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 4। प्रचलित में साथियों उपसर्ग भी लगा हुआ है और प्रत्यय भी लगा हुआ है। बाकी भारतीय शब्द में सिर्फ प्रत्यय है, शीघ्रता शब्द में सिर्फ प्रत्यय है और विशाल शब्द में साथियों सिर्फ उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस प्रकार आपका चौथा ही विकल्प सही है प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो देखो ये जो विशाल शब्द है, विशाल में देखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से उतर रहा है ये तो वी प्लस शाल, लेकिन शाल का अर्थ क्या होता है ये कंफर्म नहीं है। चलो मैं बता दूंगा इसका आपको, अगले वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेंगे आपके प्रश्न संख्या 8। क्षितिज किसे कहते हैं? जहां धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, जहां धरती और आकाश पास पास दिखाई देते हैं, जहां तक धरती दिखाई पड़ती है और जहां से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं। तो बताइए इनमें से क्षितिज का अर्थ किससे लिया जाएगा प्रश्न संख्या 8 में। साथियों 8वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है क्षितिज, क्षितिज का मतलब होता है जहां पर हमें धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस स्थान को हम क्षितिज के नाम से जानते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 9 पर। ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं आपका, ऐसा नहीं है कि 30 प्रश्न में आपको 1 घंटा आपका मैंने बर्बाद कर दिया या 1 घंटा मैंने ले लिया। 1 घंटा बहुत ज़्यादा होता है 30 प्रश्नों के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9, मेरे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा वचन है? तो यह रेखांकित शब्द कौन सा है? बाल। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर रेखांकित शब्द में आपको लगता है कि भाई इसमें एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है या फिर सभी वाला विकल्प सही है? तो मित्रों 9वें क्वेश्चन में राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 3, क्योंकि हिंदी में द्विवचन जैसी तो कोई चीज होती नहीं है, एक वचन और बहुवचन होता है। तो मेरे बाल मतलब मेरे मतलब सभी का यहाँ पर बात की जा रही है, सभी बालों की, तो वो बहुवचन में चला गया। साथियों यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 9 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 10 पर। 10वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न संख्या 10 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सही हो जाएगा। वचन की दृष्टि से अशुद्ध है, दुनिया का दुनिया, धेनु का धेनुएं, चिड़िया का चिड़िया, पुस्तक का पुस्तकें। यहाँ पर ये एक
अनुस्वार लगेगा, लगाना भूल गया, मतलब प्रश्न संख्या 4 में टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ है साथियों ये। तो देखो इनमें से वचन की दृष्टि से कौन सा आपको अशुद्ध लग रहा है प्रश्न संख्या 10 में। राइट आंसर है आपके 10वें क्वेश्चन में विकल्प नंबर 1। कैसे है विकल्प नंबर 1? क्योंकि दुनिया एक वचन है और दुनिया का कोई बहुवचन नहीं होता है। जो चीज एक ही होती है उसका कोई बहुवचन नहीं होता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है। जैसे ताजमहल, तो ताजमहल एक ही है तो उसका भी कोई बहुवचन नहीं होगा। सीधी चीज है, जो चीज एक है उसका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। तो विकल्प 1 सही है 10वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो चलिए 11वें, तो साथियों 11वां क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा था, वाक्य में कौन सा काल है? मुंशी प्रेमचंद ने, ठीक है, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल। तो साथियों प्रश्न संख्या 11 में देखो लिखा था मतलब पहले की बात है, तो हम वर्तमान काल को और पूर्ण वर्तमान काल को हटा देते हैं। देखो या तो सामान्य भूतकाल रहेगा या पूर्ण भूतकाल रहेगा। तो साथियों लिखा था का मतलब ये क्रिया भूतकाल में बहुत पहले ही पूर्ण हो चुकी है, अतः यहाँ पर ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण न होकर ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। चौथा विकल्प आपके 11वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12 में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा है? रचयिता, पूजनीय, प्रज्वलित और शुश्रूषा। बताइए प्रश्न संख्या 12 में कौन सा विकल्प आपका सही है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बताइए प्रश्न संख्या 12 में सही विकल्प कौन सा रहेगा साथियों। तो राइट विकल्प की अगर हम बात करें तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चौथा विकल्प ही सही रहेगा साथियों। शुश्रूषा ऐसे ही लिखा जाता है, रचयिता नहीं रचयिता होता है, पूजनीय नहीं पूजनीय होता है, प्रज्वलित नहीं प्रज्वलित होता है। तो इन तीनों में अशुद्धियां है, इसलिए आपका ओनली 4th विकल्प ही 12वें क्वेश्चन में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। आपके 13वां क्वेश्चन, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, निश्चित, विहित, उचित, निर्मित। तो प्रश्न संख्या 13 में सही विकल्प का चयन करो। जो निषिद्ध शब्द है इसका सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक, विपरीतार्थक का मतलब क्या हुआ? विलोम शब्द। साथियों निषिद्ध का जो सही विलोम होता है वो है आपके विहित। क्या होता है? विहित होता है। सेकंड विकल्प आपके सही है प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो चलिए 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, सर्वस्व, विद्वान और भलाई। विशेषण शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। कौन सा शब्द आपको यहाँ पर विशेषण लग रहा है साथियों? अच्छी तरह से विकल्पों को देख लीजिएगा और विशेषण का चयन कीजिएगा। तो राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 3। विद्वान जो शब्द है ये एक विशेषण का उदाहरण है। सुंदरता भाववाचक संज्ञा है जबकि सुंदर विशेषण है। सर्वस्व भाववाचक संज्ञा है जबकि सर्व सर्वनाम है। भलाई यहाँ पर साथियों भाववाचक संज्ञा है और भला विशेषण है। तो ओनली 3rd विकल्प जो विद्वान है यही विशेषण का उदाहरण है यहाँ पर प्रश्न 14 में, इसलिए यही सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। तो चलिए 15वां क्वेश्चन, किस क्रम में क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है? संसार सागर, देहलता, जगबीती और भला मानस। बताइए इनमें से क्रमधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है प्रश्न संख्या 15 में। देखो प्रश्न संख्या 15 में जो सही आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 3, जगबीती। जग पर बीती। तो साथियों अधिकरण में पेपर, अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है तीसरा। बाकी संसार रूपी सागर, देह के समान लता, भला मानस। साथियों भला है जो मानस मतलब मनुष्य, तो साथियों मनुष्य की विशेषता बता दी, इसलिए इन तीनों में तो क्रमधारय है लेकिन जगबीती में तत्पुरुष समास है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न 15 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 16 को। तो चलिए 16वां क्वेश्चन, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा नहीं सॉरी, यहाँ पर कवि शब्द में कौन सी संधि है? संधि की जगह संज्ञा टाइप हो गया। दीर्घ, गुण, यण और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कवि में आपको संधि बताना है। अगर संज्ञा वाला क्वेश्चन होता तो ये ऑप्शन फिर संधि के क्यों दे दिए, इसलिए यहाँ संधि लिखा था, अच्छी तरह से याद है मुझे। देखो जब हम शब्दों को लिखते हैं तो जब
जो कीबोर्ड होता है साथियों, तो वहाँ पर और भी शब्द साथ साथ में हिंदी में लिखे आ जाते हैं। जब हम स्पेस का बटन दबाते हैं तो हमने लिखा तो सही होता है, लेकिन वो टाइपिंग में अलग हो जाता है। इसी वजह से कहीं कहीं जगह मिस्टेक होती है। तो देखो, कवि शब्द में अगर हम संधि की बात करें तो कवि शब्द में इनमें से कोई भी संधि नहीं है, क्योंकि कवि शब्द में तो अयादी संधि होती है। कौन सी संधि होती है? अयादी। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों प्रश्न 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 17 पूछ रहा है आपसे 17वां क्वेश्चन। लिखना एक जटिल प्रक्रिया है, एक यांत्रिक प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और एक तरह की बातचीत है। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 17 में अच्छी तरह से बताना है लिखना इनमें से क्या है। देखो, राइट आंसर है लिखना। जिसे हम बोल करके बातचीत करते हैं उसी प्रकार लिखने को भी एक तरह की बातचीत ही माना जाता है। विकल्प नंबर आपका जो 4 है वो बिल्कुल सही है साथियों प्रश्न संख्या 17 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। स्वाभाविक प्रक्रिया इसको हम नहीं मानेंगे, जटिल प्रक्रिया नहीं मानेंगे, यांत्रिक अगर जो बातचीत वाला नहीं होता तो फिर यांत्रिक वाला सही होता। लेकिन विकल्पों को देखते हुए आपके जो चौथा विकल्प है वो ही सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। तो चलिए 18वें क्वेश्चन को देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 18, शुष्क विधि किसे कहते हैं? भाषा अनुवाद विधि को, टीका विधि को, दंडान्वय विधि को, निगमन विधि को। स्टार कर लीजिए प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा इनमें से शुष्क विधि किसे कहा जाता है साथियों? कौन सा विकल्प सही है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। भाषा अनुवाद विधि को ही शुष्क विधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भाषा अनुवाद विधि में क्या करते हैं, भाषा का अनुवाद जिसमें छात्रों की उतनी ज़्यादा रुचि होती नहीं है, तो इसलिए इसको शुष्क विधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सा पद गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है? व्यवस्थापन, प्रत्यक्षीकरण, अनुकूलन और विश्लेषण। बताइए, गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत इनमें से कौन से उद्देश्य किस पद को शामिल करेंगे? प्रश्न संख्या 19 में सही आंसर का चुनाव कीजिए साथियों, कौन सा विकल्प आपका सही है। तो देखो, विकल्प नंबर आपके प्रश्न संख्या 19 में दूसरा सही है, प्रत्यक्षीकरण। क्योंकि जब हम किसी चीज को प्रत्यक्षीकरण करते हैं, किसी चीज को देखते हैं, तो साथियों वो गत्यात्मक क्रिया हो रही है ना उसमें, तो इसलिए ये विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न 19 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 20 की ओर 20वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा जा रहा है 20वें क्वेश्चन में? लिखित अभिव्यक्ति विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा कि बच्चों में लेखन अभिव्यक्ति का विकास आपको करना है, लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना है तो अनुलेखन सर्वश्रेष्ठ होगा, श्रुत लेखन सर्वश्रेष्ठ होगा, निबंध लिखना सर्वश्रेष्ठ होगा और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों प्रश्न संख्या 20 में सही विकल्प का चुनाव करो। देखो, ये जो सवाल है इसमें सही उत्तर है आपके निबंध लिखना, क्योंकि निबंध लिखने में छात्र खुद की तरफ से खुद के भावों एवं विचारों को व्यक्त करेगा। अनुलेख या श्रुतलेख में तो क्या जो उससे कहा जाएगा वैसा ही लिखेगा, वो खुद के विचार उसमें व्यक्त नहीं होंगे साथियों। थर्ड विकल्प इसलिए सही हो जाता है 20वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 21 को। पढ़ने की योग्यता उच्चारण की जांच के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा और उपयुक्त सभी। तो बताइए प्रश्न संख्या 21 में आपका कौन सा आंसर सही है? पढ़ने की योग्यता उच्चारण की जांच अगर आपको करना है साथियों, तो इसके लिए हम कौन सी परीक्षा लेंगे? आपके प्रश्न संख्या 21 में थर्ड विकल्प बिल्कुल सही है, मौखिक परीक्षा, क्योंकि उच्चारण हम लिखित या प्रायोगिक में नहीं बल्कि मौखिक रूप में करते हैं। विकल्प नंबर 3 सही 21वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 पर। वह परीक्षण जिससे किसी विषय विशेष, इकाई विशेष में छात्र की त्रुटियों के बारे में जानकारी होती है उसे क्या कहा जाता है? निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 22 में कौन सा विकल्प सही है बताइएगा। देखो, 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 1, निदानात्मक परीक्षण उसको कहा जाएगा, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, हम बच्चों की किसी विशेष इकाई, विषय विशेष में, इकाई विशेष में उनकी जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उनकी जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो विकल्प नंबर 1 ही सही है।
उपचारात्मक शिक्षण में तो छात्रों की जो त्रुटियां हैं उनका उपचार किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण में हम ये देखते हैं कि छात्रों ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया है या कितना सीखा है एक शिक्षण कालांश विशेष में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। यहाँ प्रथम विकल्प सही है। 23वां क्वेश्चन, पठनारंभ की योग्यता के विकास के लिए सर्वाधिक रुचिकर विधि है अनुकरण विधि, अक्षर बोध विधि, ध्वनि नहीं, ध्वनि लिखा था ना, ये तो ध्वनि कहाँ से हो गया, ध्वनि साम्य विधि और देखो और कहो विधि। प्रश्न संख्या 23 में सही आंसर देना है साथियों। तो देखो पठनारंभ मतलब बच्चों को पठन का आरंभ करवा रहे हो, मतलब पढ़ना सिखा रहे हो उनको। तो साथियों इसके लिए सर्वाधिक रुचिकर विधि होती है देखो और कहो विधि। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 23वें क्वेश्चन में, क्योंकि देखो और कहो विधि में क्या होता है, जैसे ऊपर तो चित्र बना हुआ है, जैसे ऊपर तो मान लीजिए कि इस प्रकार से ये कमल का चित्र बना हुआ है और नीचे क्या लिखा है क, तो अपन क्या कहते हैं क कमल, कैसे कमल, या फिर ऊपर कबूतर भी बना होता है, लेकिन मुझे क्या कबूतर का चित्र बनाना आएगा नहीं, इसलिए फिर आप हंसोगे कि ये कैसा चित्र बना दिया। कि ऊपर जैसे मान लीजिए कि ये कबूतर बना हुआ है तो इस प्रकार से क कबूतर वाला, मैंने कहा था ना हंसोगे आप। साथियों यहाँ पर ये सबसे ज्यादा रुचिकर विधि मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 23 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 की ओर। तो चलिए 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं आपके प्रश्न संख्या 24। व्याकरण की सूत्र विधि हिंदी में किस भाषा से आई है? अंग्रेजी से, संस्कृत से, अरबी से और फारसी से। तो देखो जो सूत्र विधि है व्याकरण की, ये हिंदी में संस्कृत भाषा से आई है। किस भाषा से आई है? संस्कृत से, क्योंकि सूत्र विधि मूल रूप से संस्कृत की शिक्षण विधि मानी जाती है। आपके विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न संख्या 24 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 25 पर। तो चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी शिक्षण विधि में छात्र और अध्यापक के विचारों का आदान प्रदान किया जाता है? प्रश्नोत्तर विधि में, विचार विमर्श विधि में, प्रयोजना विधि में और उपयुक्त सभी में। तो बताइए छात्र और अध्यापक के विचारों का आदान प्रदान करने का कार्य इनमें से किस शिक्षण विधि में किया जाता है साथियों? प्रश्न 20 में राइट आंसर, 20 क्या प्रश्न 25 में राइट आंसर देना है, सारा ध्यान यहीं पर रखना है। देखो 25वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा विचार विमर्श विधि। फिर आप कमेंट करोगे कि सर ध्यान तो आपका कहीं और था। तो मित्रों आपके सेकंड विकल्प सही है विचार विमर्श विधि, क्योंकि विचार विमर्श का मतलब होता है छात्र और अध्यापक एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 26 की ओर। आपके 26वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। 26वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से हिंदी गद्य शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? अर्थबोध विधि, गीत विधि, अभिनय विधि और खंडान्वय विधि। तो साथियों गद्य शिक्षण हिंदी के अंतर्गत देखो गीत विधि आपके चलती है पद्य शिक्षण में, अभिनय विधि चलती है नाटक शिक्षण में, और गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है अर्थबोध विधि को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थबोध विधि गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। कौन सी विधि? अर्थबोध विधि। याद रखिएगा बहुत ही अच्छे से, अर्थबोध विधि आए तो गद्य शिक्षण कर देना, बिल्कुल बिना सोचे ही कर देना है, ठीक है। पहला या प्रथम विकल्प सही है आपके प्रश्न संख्या 26 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 की ओर। तो चलिए 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 27। पेस्टोलॉजी की लेखन शिक्षण विधि है मौखिक विधि, अनुकरण विधि, रचनात्मक विधि और मोंटेसरी विधि। तो इनमें से पेस्टोलॉजी के द्वारा कौन सी लेखन शिक्षण की विधि दी गई है? प्रश्न संख्या 27 में सही आंसर चुनाव कीजिए साथियों। देखो राइट आंसर प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा बताइएगा। प्रश्न संख्या 27 में देख लीजिए एक बार और, पहले हो सकता है ये मैंने ऊपर कुछ लाइनें खींची थी तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था पहले, लेकिन अब तो अच्छे से दिखाई दे रहा है साथियों। राइट आंसर बताइए प्रश्न संख्या 27 में दूसरा विकल्प अनुकरण विधि पेस्टोलॉजी की लेखन शिक्षण की विधि मानी जाती है। मोंटेसरी तो मोंटेसरी ने ही दी थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 28 पर। तो चलिए 28वां क्वेश्चन। कवित्व विधि किसे कहते हैं? कवित्व विधि, वाक्य शिक्षण विधि को कवित्व विधि कहा जाता है। देखो और करो विधि को कवित्व विधि कहा जाता है। करो और सुनो विधि को कवित्व विधि कहा जाता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों प्रश्न संख्या 28 में सही विकल्प लिखिए अपने रजिस्टर में, कौन सा विकल्प सही है 28वें में। तो देखो विकल्प नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। वाक्य शिक्षण विधि को कवित्व विधि कहा जाता है। किस विधि को? वाक्य शिक्षण विधि को।
अगर आपके ये प्रश्न सही हुआ है तो भी आपको अच्छी तरह से इस प्रश्न को याद रखना है। किस विधि को हम कवित्व विधि कहेंगे? वाक्य शिक्षण विधि को। जबकि गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? क्या बताया था मैंने? गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि अर्थबोध विधि। ठीक है, याद रखना उस प्रश्न को भी। तो आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां क्वेश्चन, इसके बाद में 30वां क्वेश्चन भी बच रहा है अभी। तो छात्र स्वयं निरीक्षण एवं चिंतन करते हुए नियम निकालते हैं आगमन विधि में, निगमन विधि में, व्याख्यान विधि में और व्यास विधि में। तो लिखिए राइट आंसर, कौन सा जो आंसर है वो सही है? स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं, स्वयं चिंतन कर रहे हैं और फिर नियम निकाल रहे हैं साथियों। 29वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है आपके वो रहेगा प्रश्न संख्या 29 में प्रथम विकल्प सही है। खुद ही निरीक्षण एवं चिंतन करते हुए यदि नियम निकालते हैं तो उसको हम आगमन विधि के नाम से जानते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों प्रश्न संख्या 29 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 30 को, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल पर नए हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें और ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। तो चलिए अंतिम और 30वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा मृदुल उपागम है? अध्यापक यंत्र, प्रोजेक्टर, आरेख और दूरदर्शन। तो साथियों एक तो होता है कठोर उपागम और एक होता है मृदुल उपागम। इनमें से मृदुल उपागम आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा रहेगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? लिखिए इसका राइट आंसर। देख लिया होगा सभी ने। तो चलिए बता देते हैं इसका सही आंसर कौन सा रहेगा। आपके 30वें क्वेश्चन में आरेख, साथियों आरेख को मृदुल उपागम कहा जाता है। कठोर उपागम का मतलब क्या होता है? जो शिक्षण तकनीकी से संबंधित जो मशीनें होती है, मशीनें वो सभी कठोर उपागम में, जैसे यंत्र आ रहा है यहाँ पर, प्रोजेक्टर भी मशीन है, दूरदर्शन भी एक तरह की मशीन के अंतर्गत आ जाती है। इसलिए आपका यहाँ ओनली जो थर्ड विकल्प है ये मृदुल उपागम में आता है। मृदुल उपागम में और कौन सी चीजें आती है? जैसे पुस्तक है, ये भी मृदुल उपागम में आ गई साथियों। तो जो चीजें प्रिंटेड वगैरह होती है ये सभी मृदुल में आ जाती है। तो चलिए ये टेस्ट पूरा हुआ। अब हम अगले टेस्ट में मिलते हैं। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए।